हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स में। मैं आप सबों का दोस्त धनजी। आज फिर से जुड़ चुके हैं हम लोग अपने उसी सेशन के साथ जिसका नाम है सुपर 25 साइंस का एंड करेंट का। तो सुपर 25 साइंस के साथ मतलब कि 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि साइंस के होते हैं, आपको पता होता है सुपर 25 में, और करेंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस होते हैं। और यह क्लास रात्रि 9 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक चलता है, यानी कि 50 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। और यह क्लास सोमवार से लेकर शनिवार तक रहता है। और यह जो क्लास होता है, आपको इस क्लास में ग्रुप डी से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ग्रुप डी के साइंस देखने को मिलता है, जो साइंस होता है ग्रुप डी का, और करंट जो वार्षिकांक के रूप में आता है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चनों का संग्रह होता है। ये हम लोगों का आज 41वां वीडियो है। यह क्या है? 41वां वीडियो है। इससे पहले 40 वीडियो को हम लोग कर चुके हैं, और उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाइएगा तो वहाँ पर भी एक प्लेलिस्ट का मिलेगा। चाहे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट के सेक्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सुपर 25 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उसमें 40 के 40 क्वेश्चंस होंगे। वे सारे क्वेश्चन जो 40 के होंगे, 40 में जो 25-25 क्वेश्चंस करके 25 साइंस और 25 जो करंट अफेयर्स हैं, 40 वीडियो हैं, वे आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वे सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं साइंस के, वे सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के आपके ग्रुप डी के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो एक बार जाकर उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, और जो लोग नहीं देखे हैं उसको जरूर जाके देखें, और जो लोग देख चुके हैं वो भी जाके देखें, क्योंकि एक बार देखने से कुछ याद नहीं होता है। आप उसको 2 से 3 बार जरूर देखिए, 3 से 4 बार, जिससे कि आपका हो सके। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया जाए और क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो फटाफट से थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया जाए। चलिए आइए देखते हैं आज के क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। चलिए आज का रहा पहला क्वेश्चन। आज का यह है पहला क्वेश्चन। आपको बताना है कि निम्न में से किस तरंग में संपीड़न और विरलन की प्रतिक्रिया शामिल होती है। तो फटाफट से इसका आंसर करेंगे कि किस तरंग में संपीड़न और विरलन आता है। ठीक है, संपीड़न और विरलन अनुदैर्ध्य तरंग में, विद्युत चुंबकीय तरंग में, प्रकाश तरंग में या अनुप्रस्थ तरंग में, बताइए। देखिए 2 चीज होता है, एक होता है संपीड़न और विरलन, ठीक है, और एक होता है आपका श्रृंग और गर्त, ठीक है। श्रृंग और जो गर्त होता है, क्या श्रृंग और जो गर्त होता है, यह अनुप्रस्थ तरंग में चलता है। जो अनुप्रस्थ तरंग ऐसे चलता है, जो अनुप्रस्थ तरंग होता है उसमें जो तरंग के कण होते हैं वे श्रृंग और गर्त में चलते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है उसको श्रृंग, और जो गहरा भाग होता है उसको गर्त बोलते हैं। तो ऊपर वाले भाग को श्रृंग और गर्त बोलते हैं। यह घटना आपको अनुप्रस्थ तरंग में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? अनुप्रस्थ तरंग में देखने को मिलता है। जबकि संपीड़न और विरलन का जो गुण होता है यह आपको अनुदैर्ध्य तरंग में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? अनुदैर्ध्य तरंग में। तो संपीड़न और विरलन का गुण अनुदैर्ध्य तरंग का है, क्योंकि जो ध्वनि होता है, ध्वनि का गमन जो होता है समानांतर क्रम में होता है, यानी ऐसे चलता है ध्वनि, और ध्वनि भी एक अनुदैर्ध्य तरंग है। जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश का गमन श्रृंग और गर्त में होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है कि जब कोई ध्वनि या कोई अनुदैर्ध्य समानांतर गमन करे, समानांतर कण के समानांतर कंपन करे या गमन करे, वे होते हैं आपकी अनुदैर्ध्य तरंग। जबकि श्रृंग या गर्त में या कहता है कि लंबवत गमन करता है, उसको हम कहते हैं क्या? अनुप्रस्थ तरंग। तो आपसे पूछा है कि संपीड़न और विरलन किसमें देखने को मिलता है, तो वे आपको अनुदैर्ध्य तरंग में देखने को मिलता है। जबकि अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त देखने को मिलता है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग दोनों को चलने के लिए यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग है, तो यह यांत्रिक तरंग के भाग है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंग एक अयांत्रिक तरंग है। अयांत्रिक तरंग को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन से आते हैं? तो गाय, पादरी, आलूडी, मतलब कि गाय, पादरी, आलूडी विद्युत चुंबकीय तरंग में।
तो कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उसके लिए याद रखिएगा क्रम है इसका गाए पाद्री आ लू दी। मतलब कि गामा भी जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग या आयांतरिक तरंग है, एक्सरे है, परावैगिनी है, इसका क्रम है ऊपर से नीचे का, दृश्य विकिरण है और अवरक्त विकिरण है, लाल लघु रेडियो तरंग है और दीर्घ रेडियो तरंग है। गामा, एक्सरे, परावैगिनी, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण और लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग, ये सारे के सारे आपके विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन सा नियम जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो जल्दी से बताएंगे कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कौन सा होता है। ओम का नियम, न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम या जूल का नियम? चलिए तो आप आंसर करिए इसका। तब तक से आपको कुछ बता देते हैं कि जो विद्युत धारा का, देखिए यह तो विद्युत धारा का आपको एक ऊष्मीय प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, तो ये सारे के सारे आपसे पूछते हैं। जैसे विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव होता है यह जूल के नियम पे कार्य करता है। किसके नियम पर कार्य करता है? जूल के नियम पर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पूछता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, कभी पूछता है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो जूल ने खोजा था, इसीलिए इन्हें जूल के नियम पर भी आधारित होता है। अब कहता है कि जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो इसको ओरेस्टेड ने खोजा था। किसने खोजा था? ओरेस्टेड के द्वारा खोजा गया था। जबकि विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव होता है इसको फैराडे के द्वारा, किसके द्वारा? फैराडे के द्वारा खोजा गया था। याद रखिएगा कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव को जूल, जबकि चुंबकीय प्रभाव को ओरेस्टेड, रासायनिक प्रभाव को फैराडे ने किया था। अब मेरे भाई यह तो क्वेश्चन हो गया कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो ये तो हो गया जूल। फैराडे को कहता है, तो फैराडे होता है, यह होता है विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव होते उसकी खोज किए थे। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि तो विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको बन के आता है। तो कहता है कि विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है मेरे भाई, ऊष्मीय प्रभाव जो होता है, ऊष्मीय प्रभाव आपको देखने को मिलता है। पहला तो क्वेश्चन नहीं बना कि यह किसके नियम पर आधारित है, तो जूल के नियम पर आधारित है। ठीक है, फिर क्या होता है? कहता है कि इस प्रभाव के अनुसार विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव, जो ऊष्मीय प्रभाव है, इसके अनुसार जो हीट होता है, जो ऊर्जा निकलता है, जो हीट होता है, H बराबर होता है I²RT। I²RT, H बराबर I²RT, यह विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है उसी पे आधारित होता है। तो याद रखिएगा H बराबर बहुत सारा निकल के आता है, H बराबर I²RT, यही है आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, या यही से जूल के नियम से निकल के आता है। अब इसी को कभी कभी डेरिवेटिव भी करके लिखता है, तो H बराबर लिखता है PT। क्या? H बराबर PT भी लिखता है, H बराबर PT भी लिखता है। और कभी कभी H बराबर, याद रखिएगा कि H का सूत्र V²T/R भी होता है, और एक H बराबर होता है H बराबर VIT होता है, H बराबर VIT, यहीं से सब निकल के आता है। तो याद रखिएगा कि H बराबर I²RT, H बराबर PT, H बराबर V²T/R, H बराबर VIT, यहीं से निकल के आया। अच्छा देखिए कैसे कैसे, क्योंकि आपको पता है ना कि V बराबर होता है IR। अब इसी को क्या किया गया है ना कि बस रख के बना दिया गया है। अब यहाँ से क्या करता है ना कि PT जो कैसे निकल के आया,
तो P जो होता है शक्ति T, V वोल्टेज टाइम और प्रतिरोध वोल्टेज धारा और प्रतिरोध, और V बराबर आई आर से डेरिवेटिव करके निकाला गया है। V जो I है उसके जगह पर आई आर को रख कर फिर यहाँ से निकाला जाता है। तो ये सारे के सारे आपके विद्युत धारा के उसमें प्रभाव है। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर पी टी, H बराबर वी स्क्वायर बाई टी, और सॉरी वी स्क्वायर टी बाई आर, ये सारे के सारे आपके विद्युत धारा के उसमें प्रभाव है। अब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कुछ यंत्र दे देता है कि कौन कौन से यंत्र हैं जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, मतलब कि विद्युत को लेकर, मतलब कि विद्युत का जो धारा है, धारा को लेकर ऊष्मा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप ऐसे कौन से देखते हैं, तो जो आपका विद्युत प्रेस होता है, विद्युत प्रेस क्या करता है मेरे भाई, तो तुम्हारा विद्युत को लेकर वह क्या करता है, ऊष्मा देता है जिससे कि तुम कपड़ा आयरन करें। वहीं आपके विद्युत प्रेस हुआ, हीटर हुआ, हीटर भी क्या करता है, तो विद्युत को लेकर आपका ऊष्मा देता है। तो ये सारे के सारे जो है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे क्या आते हैं, तो जैसे कि गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे क्या आते हैं, तो गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत घंटी, पंखा, मतलब कि विद्युत को देकर हम चुंबक पैदा करते हैं, जहां विद्युत के देकर चुंबक पैदा करते हैं उसको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव करते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। तो मुख्य बातें तो यही पहले ध्यान में रखना होता है, मुख्य बातें तो पहले ये आपको ध्यान में रखता है कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के जूल के नियम पर, चुंबकीय प्रभाव ओरस्टेड, रासायनिक प्रभाव फैराडे के द्वारा दिया गया था। इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसका एसआई इकाई ओम होता है, आपको बताना है कि ओम किसका है, विद्युत धारा का। आपको पूछ रहा है कि आप विद्युत धारा का एसआई इकाई है, तो मेरे भाई विद्युत धारा का तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। और कभी कभी विद्युत धारा का जो Q बराबर आई टी होता है, इसीलिए I बराबर Q बाई टी होता है। तो यहाँ से भी एक सूत्र देता है, तो विद्युत धारा का जूल बाई सेकेंड भी होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर या जूल प्रति सेकेंड जो होता है वे किसका होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। फिर क्या कर सकता है कि जूल जो ऊर्जा का मात्रक है उसको भी चेंज करके देता है, तो वहाँ से भी ध्यान रखिएगा। तो Q बराबर आई टी, सॉरी कुलाम, यहाँ पे कुलाम न, सॉरी Q का कुलाम न होता है। तो कुलाम पर सेकेंड भी विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो पूछता है कि बताइए कि कुलाम पर सेकेंड या कुलाम सेकेंड इनवर्स किसका मात्रक है, तो यह आपका विद्युत धारा का ही मात्रक है। और विद्युत धारा का एम्पियर एक तो आपको पता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक तो सबको पता होता है, क्या होता है, तो विद्युत धारा का आवेश का मात्रक कुलाम्ब होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का होता है वोल्ट। एक ऑप्शन इसमें छूट गया है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। और ओम पूछा है, ओम किसका इकाई है, तो ओम होता है प्रतिरोध का। एक ऑप्शन इसमें क्या हो गया था मेरे भाई, छूट गया था। तो इसका राइट आंसर ओम किसका इकाई है, तो ओम होता है आपका प्रतिरोध का, यानी रेजिस्टेंस का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब के सूत्र, विद्युत बल्ब का जो सूत्र यानी कि जो फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन के क्यों बने होते हैं, जो विद्युत बल्ब होता है वे आमतौर पे क्यों बनाए जाते हैं। विद्युत बल्ब भी कहा जाए मेरे भाई ना, तो विद्युत बल्ब भी विद्युत धारा के क्या ऊष्मीय प्रभाव पर ही निर्भर करता है। जो पीला वाला जो टंगस्टन वाला होता है ये भी ऊष्मा के विद्युत प्रभाव पे भी निर्भर करता है। अब रहा बात कि फिलामेंट का ही हम आमतौर पर क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह जो फिलामेंट होता है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि उच्च चालकता और उच्च गलनांक। जब उच्च प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध तथा मतलब कि उच्च प्रतिरोध और गलनांक के कारण, मतलब उसका प्रतिरोध भी उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। उच्च प्रतिरोध और तथा उच्च प्रतिरोध और उच्च क्वथनांक के कारण से, उच्च चालकता और उच्च क्वथनांक के कारण से मेरे भाई तुमको तो पहले ऑप्शन छांटना होगा, एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करना सीखो। क्वथनांक तो जल के विषय में होता है, तो क्वथनांक वाला ऑप्शन तो पहले नहीं होगा, ठीक है। क्वथनांक वाला जो होगा वे तो नहीं होगा। अब रहा बात कि इसकी उच्च चालकता या उच्च, क्योंकि गलनांक दोनों में है, और उच्च प्रतिरोध, मेरे भाई वह प्रतिरोध जितना ही अधिक होगा तभी तो वह बल्ब चमकेगा और हीट देगा।
तो यहाँ पे चालकता से कोई मतलब नहीं है, इसकी उच्च प्रतिरोध होता है और उच्च गलनांक होता है, क्योंकि उच्च प्रतिरोध जितना अधिक होगा वे उतना ही चमकेगा, उसके साथ साथ गलनांक भी उच्च होना चाहिए ताकि जल्दी से गले ना। यहाँ पे चालकता उच्च चालकता होता तो उच्च चालकता तो चांदी की है, चांदी का वहाँ पे आप प्रयोग कर सकते थे, फिर टंगस्टन का प्रयोग क्यों करना? क्योंकि इसका प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए, साथ साथ इसका गलनांक भी उच्च होना चाहिए, इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ से गिरे रहे किसी पिंड में होता है। अब एक तो पिंड गिर रहा है, उसके साथ साथ यह पिंड जो है पहाड़ से गिर रहा है, तो उसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? मेरे भाई तुमको बताना है कि क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। पहाड़ से कोई वस्तु, क्योंकि पहाड़ से गिर रहा कोई वस्तु है, तो मेरे भाई पहाड़ से गिर रहा है तो पहले तो पहाड़ पे होगा, तो पहाड़ पे होने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गया, प्लस जब गिर रहा है m द्रव्यमान की वस्तु है, भी वेग के साथ गिरेगा तो वह भी क्या होगा? गतिज ऊर्जा। मतलब कि पहाड़ से गिर रहा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों उसमें होंगे, तो राइट आंसर यही होगा। अगला, किसी पदार्थ का प्रति आयतन पर द्रव्यमान क्या होता है? आपको बताना है कि प्रति आयतन और द्रव्यमान को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, घनत्व कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं या द्रव्य कहते हैं? जल्दी से बताएंगे क्या कहते हैं मेरे भाई, जल्दी से बताना। ऊर्जा तो पता है, एक कार्य करने की क्षमता को, जो कार्य करने की आपकी एफिशिएंसी होती है, जो क्षमता होती है, वही ऊर्जा होती है। जबकि जो कार्य करने की जो दर होता है उसको हम शक्ति कहते हैं, ठीक है। और कहीं भी आपको इसमें आयतन और द्रव्यमान दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। द्रव्यमान तो खुद वस्तु में उपस्थित, क्या वस्तु में, क्योंकि वस्तु में उपस्थित किसी पदार्थ, मतलब कि किसी वस्तु में जितना मात्रा उपस्थित होता है, किसी पदार्थ में उपस्थित जो उसमें मात्रा होगी वही उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। मतलब कि पदार्थ में उपस्थित जो अणुओं की मात्रा होती है वही उसका द्रव्यमान होता है, ये भी नहीं होता। घनत्व को आप हमेशा पढ़ते हैं कि जो घनत्व होता है वे होता है द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। मतलब कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जो द्रव्यमान होता है उसको हम घनत्व कहते हैं। मतलब कि प्रति आयतन में, प्रति इकाई आयतन में जो उपस्थित उसमें द्रव्यमान स्थित होता है वही क्या होता है? घनत्व होता है। तो आयतन और द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं, याद रखिएगा। जबकि किसी पदार्थ में उपस्थित जो मात्रा होती है वह होता है उसका द्रव्यमान। जब विस्थापन प्रयुक्त बल के दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? उदासीन होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा। आपको बताना है कि विस्थापन का प्रयुक्त बल जो होता है बल के दिशा के लंबवत होता है, तो बताइए कि किया गया कार्य क्या होगा? उदासीन होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से फटाफट आंसर करिएगा क्या होगा। और जो भाई लेट से जुड़े हैं, जो भाई लेट से जुड़े हैं वे 9 बजे जुड़ने का प्रयास करिए। 9 बजे आप क्लास को स्टार्ट कर दिया जाता है, तो 9 बजे क्लास में आप जुड़ जाइए ताकि आपका जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को समाप्त किया जा सके और आपका भी बेनिफिट हो सके। तो आप लोग लेट ना जुड़े। यह आज का 41वां नंबर सेट है। इससे पहले जो 40 सेट हो चुके हैं सबका यह सबके लिए है कि आप इस 40 वीडियो को जरूर से जरूर देखें, जो कि ग्रुप डी से ही जितने भी ग्रुप डी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में हैं सभी कराए गए हैं। उसके साथ साथ इसका डिस्कशंस भी है, प्लस करेंट अफेयर्स भी हैं जो कि आपके परीक्षा में आएंगे, उसी को लेकर क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो ज़रूर देखें। जो भाई 40 वीडियो देख लिए हैं एक बार, वह 2 से 3 बार और देखें, जिससे कि उनकी पहली बार मतलब कि जितनी भी है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर हो सके और आपके क्वेश्चंस को पकड़ा जा सके। तो जो पहली बार जुड़े हैं उनको तो 40 वीडियो देखना ही है। जो 40 वीडियो देख चुके हैं लगातार जुड़ रहे हैं इस सेशन के साथ, वे भी इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, क्योंकि एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ आपको याद नहीं हो सकती है और पढ़ाई का चीज़ होता है रिविजिंग। तो कहा गया है, बहुत सारे लोग यही बात कहते हैं कि 50 अलग अलग चीज़ों से पढ़ने से कहीं बेहतर चीज़ है कि 5 पढ़े हुए चीज़ों को एक बार माने कई बार पढ़ें।
मतलब कि नए नए चीज़ों से पढ़ने से कहीं बेहतर होता है कि पढ़े हुए चीज़ों को ही पढ़ें, तो आप इधर उधर क्या आत्मे की तरह न भटके। जो होता है आत्मा ना होता है, कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है, वैसे ना घूमे। आप एक चीज़ पर बिलीव कीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, ताकि आपकी सुनिश्चित हो सके एक ग्रुप डी में सीट। और यह सारे के सारे आपको लगभग 1200 से 1500 क्वेश्चंस आपको पीछे ही दे दिया गया है वीडियो में। तो 1500 क्वेश्चंस आपके तो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, प्लस उसके डिस्कशंस हैं। तो जोड़ लीजिए कि करीब करीब 2 से 2500 क्वेश्चंस है जो कि पीछे आपको रखा गया है। उसको आप देख लेते हैं तो आपका तो साइंस लाजवाब हो जाएगा। एक बार देखकर 2 से 3 बार वीडियो को देखकर आप उसमें देखिए कि क्या आपको वो क्वेश्चन, आप एक ही वीडियो को पहले ट्राई करिए कि क्या हम जब जिस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिए हैं, क्या वह क्वेश्चंस हमें रिमेंबर है, याद है या नहीं है। तो आप कहिएगा कि हाँ याद है। आइए मेरे भाई इसको देखते हैं। चलिए, तो जो पहली बार जुड़े हैं लाइक और शेयर भी कर दें मेरे भाई क्लास को, क्योंकि बच्चों को जुड़ते रहिए, क्योंकि मेहनत होता है। जब हम मेहनत करते हैं तो आपके भी कुछ कर्तव्य है कि अपने दोस्तों को भी जोड़ें, ताकि यह फैमिली क्या हो सके बड़ी हो सके। आइए मेरे भाई, कार्य पूछ रहा है और आपको पता होता है कि कार्य जो होता है बल गुणे विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच का एंगल यानी कि कॉस थीटा, यानी कि W बराबर होता है आपको FS कॉस थीटा मेरे भाई। ठीक है, आपका बल और विस्थापन बोल रहा है कि बल लगा के उसको विस्थापन कर रहे हैं, लेकिन दिशा क्या हो रहा है, जो थीटा हो रहा है लंबवत हो रहा है। लंबवत मतलब 90 डिग्री। और आपको पता है कि जो कॉस 90 का मान होता है वे होता है 0, और सभी के सभी मल्टीपल में है, सभी के सभी गुणा में है। तो जब कॉस थीटा का मान 0 तो विस्थापन और बल को भी क्या कर देगा 0। तो जब यह सारे के सारे 0 हो जाएंगे तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच जो कोण हो रहा है लंबवत रखा गया है, मतलब 90 डिग्री रखा गया है। इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको बताना है कि किस में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम हमेशा आपसे बताते हैं, एक होता है मेरे भाई संयोजी और एक होता है संयोजकता। क्या होता है, संयोजकता। ठीक है, संयोजी होता है किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी कहते हैं। जबकि किसी तत्व को बाह्यतम कक्षा को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की उसकी आवश्यकता होती है, मतलब जिसकी जो बाह्यतम कक्षा है उसको पूर्ण होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करना होता है या त्याग करना होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या त्याग करे। तो जितना वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह उसकी संयोजकता होती है, जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। मेरे भाई अब यहाँ से आप देखना होगा, एल्यूमिनियम है तो यहाँ से ई तो समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और बताते हैं, समझना मेरे भाई। एल्यूमिनियम का पहले तो परमाणु क्रमांक जो होता है आपका 13 होता है, सबको पता है। जो Au होता है, Au मतलब आपका जो Au गोल्ड होता है, गोल्ड का होता है आपका कितना, तो Au का होता है 79, Ag का होता है 47 और कैल्शियम का होता है मेरे भाई कितना, जो कैल्शियम होता है इसका होता है 20। और आपको बताना है कि किस तत्व के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेरे भाई इसको करेगा तो 2, 8 और 3, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। और यह पहला ही आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन ही 3 है, इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यह किस में होगा, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। और यही पूछा है कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही संयोजी कहते हैं। ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम का बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रोनियम जो होता है इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको याद रखना होता है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है, एक अभिक्रिया किया हुआ है PbO
जो यह कोष्ट करके दिखा रहा है ना, बता रहा है कि यह सॉलिड अवस्था में है, ठीक है। यानी PbO सॉलिड अवस्था में है, प्लस जो कार्बन है वो भी सॉलिड अवस्था में है, बना के 2PbS, मतलब कि Pb प्लस CO2, मतलब कि यहाँ से बन गया है। और यह CO2 G लिख रहा है, G मतलब होता है गैस। कि कहा कि यहाँ पे दो सॉलिड अवस्था में था, एक था PbO और एक था कार्बन। दोनों को जब मिलाया गया, जब दोनों को जोड़ा गया, तब 2Pb सॉलिड के रूप में, मतलब कि Pb सॉलिड और CO2 गैस के रूप में होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या गलत है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है या लेड का अपचयन होता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है या लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ए और सी, A B C बताइए क्या होगा, इसका आंसर करिएगा। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चंस को। यह क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बना है। जब यह आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को चेक करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपका बनेगा मेरे भाई। इस पे थोड़ा समय दे देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इस क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होता होगा, इसलिए थोड़ा सा हम इसका डिस्कशन थोड़ा सा डीपली कर देते हैं, ताकि आपको पता हो, आप जल्दी में ना रहेंगे, ताकि हम आपको बताते चले। जो छोटा क्वेश्चन होगा उसको तो जल्दी जल्दी छोड़ के भागते चले जाएंगे, जो बड़ा क्वेश्चन उसको आते हैं मेरे भाई। जब से तुमको एक चीज बता देते हैं, हमेशा नोट कर लेना, कि याद रखना कि जो ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण, या इसी को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में मत जाना भाई, मीनिंग ऑक्सीडेशन समझ लेना। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, इसी को हम उपचयन कहते हैं, उपचयन, ठीक ना। या इसी को हम अपचायक कहते हैं, अपचायक, ठीक है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, उपचयन, अपचायक, या इसी को हम अकारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अकारक। तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, उपचयन, अपचायक और अवकरण, मात्र एक बातें ये याद रख लीजिएगा, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कौन, तो अवकरण। क्या, अवकरण, अवकरण जिसे रिडक्शंस कहा जाता है, इसको रिडक्शन कहते हैं। इंग्लिश में मत जाना भाई मेरे मीनिंग को, क्योंकि इंग्लिश मेरा बहुत टाइट है, समझ सकते हो इस बातों को। तो अवकरण को हम रिडक्शंस बोलते हैं, और इसी को अवकरण, रिडक्शन, या इसी को हम अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन, या इसी को हम उपचायक बोलते हैं, उपचायक, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। मेरे भाई तुमको दिखाई दे रहा होगा कि वही चीज है, बस इसका उल्टा हो रहा था। ऑक्सीकरण था ऑक्सीडेशन, इसमें उपचयन तो इसमें अपचयन, इसमें उपचायक तो इसमें इसमें अपचायक तो इसमें उपचायक, इसमें अकारक तो इसमें ऑक्सीकारक। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, और उसके बाद बताते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, चाहे इसको रहने देते हैं। अब आइए देखिए, जो ऑक्सीकरण है, जो ऑक्सीकरण है मेरे भाई, जो ऑक्सीकरण है मेरे दोस्त, यानी कि जो ऑक्सीडेशन है, या इसी को आप उपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं, या इसी को आप अपचायक कहते हैं, या इसी को आप अकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अकारक कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम आपको हमेशा बताए हैं, जो इस वीडियो को नहीं देखिए, इस वीडियो से यानी कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक इसी चैनल पे आप जाइएगा तो ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन करके एक वीडियो है साइंस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो व्यक्ति ने नहीं देखा है उसको जरूर जाके देखें, उसमें बताया गया है। यहाँ पर भी आपको बता देते हैं थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पे सभी बातों को बताया गया है। ऑक्सीकरण और उपचयन के केस में हमेशा बताते हैं RAIL, RAIL मतलब कि रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव ऑफ क्या, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन निकलता हुआ दिखाई दे। एडिशन ऑफ मतलब कि ऐड ऑफ ऑक्सीजन। इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
लॉस ऑफ क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। मतलब कि किसी भी रासायनिक समीकरण से जब आपको हाइड्रोजन निकलता हुआ दिखाई दे तो उस घटना को ऑक्सीकरण, उपचयन, अकारक या अपचायक कहेंगे। जिसके साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई देगा उसको हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हुआ है, उसका उपचयन हुआ है या उसका अकारक या अपचायक इत्यादि कहलाएंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे, जिससे इलेक्ट्रॉन का हानि होता हुआ दिखाई दे, उसको क्या कहते हैं, ये सारे के सारे घटना कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा वे हो जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन निकला तो यह किसी के साथ जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है, यानी कि अपचायक कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना तो किसी से निकल के आया, जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसको हम कहेंगे, बस इसका उल्टा हो जाएगा भाई मेरे, तो समझ लेना। यहाँ पे देखिए क्या, हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो क्या कहेंगे। अब यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ, कुछ समीकरण आपको इस प्रकार दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, तो 2PbO सॉलिड स्थिति में, तो सॉलिड छोड़ देते हैं, यहाँ पे कार्बन लिखकर आपको दिखाई दे रहा है कि 2Pb प्लस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया 2CO2, ऐसे नहीं बना है। मतलब कि पहले Pb के साथ O था और O अब क्या हो गया, निकल गया, तो कहेंगे कि जब Pb से O निकल गया, जब O निकलता है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है और यहाँ पे कार्बन अकेले था, अब यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, जुड़ गया। जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम कहेंगे कि कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है या उपचयन हुआ है, क्योंकि यह कार्बन यहाँ पे अकेले था, क्योंकि कार्बन के साथ क्या आके जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जुड़ने की घटना को ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कहेंगे कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण, उपचयन या अपचायक या अकारक हुआ है, ये सारे के सारे हैं। फिर कहेगा कि यहाँ से PbO से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कहेंगे कि जब ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, तो यहाँ से जुड़ रहा है तो निकल किस में रहा होगा, अवकरण में। तो जो अवकरण होगा तो कहेंगे कि Pb का जो है क्या हुआ है, अवकरण हुआ है। अवकरण हुआ है मतलब कि इसका अपचयन हुआ है, यह उपचयन हुआ होगा तो इसका क्या हुआ होगा, अपचयन हुआ होगा। तो देखिए कहेंगे कि Pb का अपचयन जबकि कार्बन का उपचयन हुआ है। तो यही क्वेश्चन आपसे था, देख लीजिए क्या है, यही क्वेश्चन था ना आपसे, क्योंकि यही पूछा था कि Pb से क्या ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन जो निकलता है, जब ऑक्सीजन निकलता है उसको अवकरण कहते हैं, अवकरण को ही हम अपचयन कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन निकलेगा तो उसको हम अवकरण या अपचयन कहेंगे। ऑक्सीजन जुड़ेगा जिसके साथ, उसको कहेंगे कि उसका उपचयन हुआ है या ऑक्सीकरण हुआ है। तो देखिए Pb का कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हुआ है। उपचयन कब होता है, जब आपका ऑक्सीजन जुड़ जाए। तो देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो कहेंगे कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हुआ है। लेड मतलब Pb का अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन निकलने की घटना को अपचयन कहते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है तो कहेंगे कि अपचयन भी हुआ है। तो दोनों के दोनों घटना हुआ है, तो कहेंगे कि A और B सत्य है। कार्बन का उपचयन नहीं, कार्बन उपचयन होगा, कार्बन का उपचयन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना है। यहाँ पर PbO का यानी कि कार्बन, यहाँ पर क्या था, लेड का अपचयन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लेड हुआ है। तो याद रखिएगा, तो A और B सत्य हैं। A और B किस ऑप्शन में है, C ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्लीय नहीं है, आपको बताना है कौन सा अम्ल नहीं है। PCl4, CCl यहाँ पे होगा, यहाँ पे CCl है, CCl4 और यहाँ पे SbCl4, PCl2। आपको बताना है कि अम्ल नहीं है, कौन सा जो है एक अम्ल नहीं है।
इसका आंसर करिएगा। तब तक से अम्लीय नहीं है उसको भी बताएंगे क्या होगा। तब तक से आपको कुछ अम्ल का नाम लिखते हैं, जैसे कि प्रबल अम्ल में जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो प्रबल अम्ल में होता है वे होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं। फिर होता है आपको NH3 जो NHO3 होता है, NHO3 जो होता है जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NH3 नाइट्रिक अम्ल है। फिर उसके बाद आपको तो पता ही है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। ये सारे के सारे ब्रोमिक अम्ल, ये भी आपके प्रबल अम्ल के ही उदाहरण हैं। फिर आता है फ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल और फ्लोरिक अम्ल। उसके साथ साथ आपको हाइड्रोलिक अम्ल, एक पाइक्लोरिक अम्ल इत्यादि आता है। तो याद रखिएगा मुख्यतः HCl, NHO3, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, फ्लोरिक अम्ल, ये सारे के सारे आपके प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल का भी उदाहरण कभी कभी पूछ लेता है, तो दुर्बल अम्ल का याद रखिएगा कि एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है, CH3COOH। उसके साथ साथ आपके HCOH मतलब जिसे हम फार्मिक अम्ल कहते हैं, HCOOH जिसे हम क्या कहते हैं? इसको हम फार्मिक अम्ल कहते हैं। इसको तो आपको पता है कि यह एसिटिक एसिड होता है और यह होता है फार्मिक अम्ल। फिर उसके बाद आपको H2CO3, इसको हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे सूत्र भी दे देता है। H2CO3 क्या? H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, HCOOH तो कहेगा फार्मिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOOH फार्मिक अम्ल, H2CO3 यह कार्बोनिक अम्ल होता है। अब आते हैं इसमें, आपसे पूछा है कौन सा अम्लीय नहीं है, तो जो अम्लीय नहीं है वे आपका है CCl4। CCl4 जो है नहीं होता है, बाकी सारे आपके कार्बन के बनने की अम्ल के उदाहरण है। यानी कि PCl4 भी अम्लीय होता है, SbCl और PCl2 ये सारे के सारे होता है, जबकि CCl4 नहीं है। CCl4 अम्लीय यौगिक नहीं होता है। यह कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक कार्बनिक यौगिक है। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ना, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है उसके यौगिक होते हैं, तो याद रखिएगा। अगला, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लोहे जो कि गुण में और जैसे दिखते थे, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया था। मतलब कि जो लोहा है, जो लोहा का गुण होता है, लोहा का गुण जो है, ठीक है, लोहा के गुण से मिलता है। लोहा का गुण जो है किसके साथ मिलता था, लेकिन लोहा को दूसरे के साथ रखा गया था। तो आपको बताना है कि जो लोहा है इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया था। मतलब कि न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार जो लोहे के गुण के जैसे दिखते थे लेकिन इनको दूर रखा गया था। किनके गुण के जैसे दिखते थे लेकिन इनको दूर रखा गया था? कोबाल्ट और निकेल के साथ इनको रखना था, कोबाल्ट और कॉपर के साथ, निकल और मैग्नीशियम के साथ, या कोबाल्ट और निकेल के साथ, ये बताइए। चलिए जल्दी से करिए। देखिए आपको बता देते हैं मेरे भाई कि जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, हमेशा 3-4 वो क्वेश्चन जो है सबसे महत्वपूर्ण बना है यहाँ से। पहले तो ये बनता है कि न्यूलैंड के समय, ठीक है, न्यूलैंड के समय कितने तत्वों को खोजा गया था? तो इनके समय 56। हमेशा बताते हैं कि 8 7 56 इनके तत्व थे। न्यूलैंड के अष्टक नियम में कितने थे? तो 8 7 56 तत्व थे। और जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, यह आपका सिर्फ कार्य कहाँ तक कर रहा था? हल्के तत्व कैल्शियम तक ही कार्य कर रहा था। तो याद रखिएगा कि जो न्यूलैंड का नियम था वे कैल्शियम तक ही कार्य करता था। इस बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पहला तत्व उनके 8वें तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान के समान होता है, यह कैल्शियम तक ही लागू होता था, बाद बाकी नहीं लागू होता था। अब क्या होता है कि यहाँ से जो कोबाल्ट और जो निकेल होता है, कोबाल्ट और निकेल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिए थे। फ्लोरीन और जो क्लोरीन होते थे उनके साथ रख दिए थे।
तो याद रखिएगा कि जो फ्लोरीन और जो क्लोरीन होते हैं उनके साथ रख दिए थे, तो कोबाल्ट और निकेल का गुण और फ्लोरीन और क्लोरीन के गुण एक साथ मैच नहीं करते थे, लेकिन इनके रख दिया गया था। जबकि लोहा का गुण है कोबाल्ट और निकेल के जैसा है, इनको दूर रखा गया था। तो वही पूछ रहा है कि लोहा का गुण जो होता है वे आपके कोबाल्ट और निकेल जैसा है, तो निकेल के कोबाल्ट और निकेल के साथ ना रखकर लोहा को दूर रखा गया था। लेकिन कोबाल्ट और निकेल को कहाँ रखा गया था? तो कोबाल्ट और निकेल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ में रखा गया था। तो याद रखिएगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन, पूछ सकता है कि कोबाल्ट और निकेल को किसके साथ रखा गया था? तो फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखा गया था। लोहा को दूर रखा गया था, किससे? तो कोबाल्ट और निकेल को, क्योंकि इनका गुण कोबाल्ट और निकेल के जैसा था। तो ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे इनके आचरण, इनके दोष से क्वेश्चंस बना है और हमेशा बनता ही रहता है। तो ये बातें हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में 32 तत्व होता है? किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो सबको पता है कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, और इसमें 32 से बेसी अधिक है, लेकिन यह अपूर्ण माना गया है। तो जो छठवां होता है, छठवें आवर्त में आपके 32 तत्व होते हैं। तो 3 और 3 6, मतलब छठे आवर्त में। चौथा और पांचवा में तो आप देख ही चुके हैं, चौथे और पांचवें में 18, क्या चौथे और पांचवें में 18, जबकि दूसरे और तीसरे में 8 तत्व होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सबको पता होना होता है। अब बताइए कि उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। पदार्थ की अवस्था नहीं होती है को परिवर्तित करता है। पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है अस्थायी तापमान पर, दाब पर, यह बताना है। ये सारे के सारे, यानी कि यह 2 कथन दिए गए हैं। पदार्थ की अवस्थाएं नहीं होती है को परिवर्तित करें। एक सेकंड थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए अब करिए, देखिए क्या है ना, ये पहला ऑप्शन में है कि जो पहला है कि पदार्थ की अवस्थाएं नहीं होती हैं को परिवर्तित, क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं डैश, यहाँ पे डैश नहीं होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं डैश डैश नहीं होती हैं। फिर है कि पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, डैश डैश परिवर्तित करके बदली जा सकती है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके ना कि जो पदार्थ की अवस्था है, जो पदार्थ की अवस्था डैश डैश नहीं होती है, यानी खाली जगह में बताना है पहला में क्या होगा। दूसरा में आपको डैश दिया हुआ है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश डैश को परिवर्तित करके बदला जा सकता है, यानी पदार्थ की अवस्थाएं डैश डैश किसके परिवर्तित करके बदला जा सकता है, और पदार्थ की अवस्थाएं नहीं होती हैं। बताना है अस्थाई और तापमान और दाब, यानी पहला में जो गैप है उसमें अस्थाई और दूसरा में तापमान और दाब पर, पहला में अस्थाई, तापमान और दाब पर, ऐसे बताना है। यानी कि यह आपके गैपिंग का क्वेश्चन है, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पदार्थ की अवस्थाएं डैश डैश नहीं होती हैं। दूसरा ऑप्शन में यानी है पदार्थ की अवस्थाएं डैश डैश को परिवर्तित करके बदली जा सकती है, किसको आप बताना है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, समझा चुके हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए बताते हैं। डिलीट हो मेरे भाई, एक सेकेंड। क्या हो गया यार? चलिए करिए आप लोग आंसर करिए। चलिए इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए कि मेरे भाई क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश डैश नहीं होती है। तो जो पदार्थ की अवस्था होती है, पदार्थ की अवस्था जो होती है, पदार्थ की अवस्था अस्थाई नहीं होती है, अस्थाई नहीं होती है, क्योंकि पदार्थ में आपके ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकते हैं।
तो जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वे बदलती रहती हैं, पदार्थ की अवस्था अस्थाई नहीं होती हैं। तो पहला ऑप्शन में है अस्थाई। अब कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाओं को डैश डैश परिवर्तित करके बदला जा सकता है, तो उसके तापमान को और उसके दबाव में, यानी तापमान और दाब में परिवर्तन करके उसकी अवस्था को बदला जा सकता है। तो यहाँ क्या होगा, तो पदार्थ की अवस्था अस्थाई नहीं होती है, यहाँ पे होगा, और पदार्थ की अवस्था ताप और दाब बदल के बदला जा सकता है। वह अभिक्रिया जिसे 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है क्लोरो क्षार अभिक्रिया, वर्स अभिक्रिया, क्लोरो लवण अभिक्रिया या हॉल होल्टल अभिक्रिया। क्योंकि एक अभिक्रिया कराना है, एक जल है और उसमें NaCl का घोल ले लिया है, NaCl के 10% NaCl है इसमें, मतलब कि जो घोल में 10% आपका NaCl का घोल है उसको क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार अभिक्रिया, बोर्स अभिक्रिया, क्लोरो लवण अभिक्रिया या हॉरल्ट अभिक्रिया। जल्दी से बताइए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो इसको बना सकते हैं। जल्दी से बताइए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप तो जब भी एक क्वेश्चन होगा इसी रूप में होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है। लेकिन कब आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बीच में से क्लास के छोड़ के नहीं भागेंगे, तो मेरे भाई पक्का कहते हैं कि आपको समझ में आएगा आएगा आएगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि आपको इसमें दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि आपको यह ऑप्शंस जो दिखाई दे रहा होगा, आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा जो कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। बोर्स अभिक्रिया, क्लोरो लवण अभिक्रिया, हॉरल्ट, ये सब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस समझना अगर आपको आ गया तो समझ जाइएगा। देखिए मेरे भाई, अब बोल रहा है कि NaCl का घोल है, क्या है, NaCl का घोल है, Na और Cl का घोल है। मेरे भाई आपको पता है कि जो Na होता है और जो Cl होता है, आपको पता है कि जो सोडियम होता है वह कैसा धातु होता है, तो यह आपका क्षारीय धातु होता है। क्या होता है, क्षारीय धातु होता है, ठीक है। क्षारीय धातु को एल्कली कहा जाता है, एल्कली, तो कह सकते हैं कि एल्कली मेटल है, ठीक है। और यह किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के साथ। जब आप NaCl के घोल करिएगा और 10% Na के घोल में करिएगा और इसमें जब बिजली डालिएगा, जब विद्युत इसमें प्रवाहित करिएगा, तो Na अलग और क्लोरीन क्या होगा, अलग, ठीक है। तो जब Na अलग और क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो जब क्योंकि आपको पता है कि सोडियम और क्लोरीन जो हैं आपके जुड़े होते हैं आयनिक बंध के साथ, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तो यह Na और Cl में टूट जाता है। Na को तो आपको पता है कि Na यहाँ पे कभी कभी ना देता है एल्कली क्षार क्लोरो लवण, ठीक ना। तो यहाँ पे एल्कली क्षार क्लोरो लवण देगा या क्लोरो क्षार अभिक्रिया, तो क्योंकि सोडियम क्षार बन ही जाएगा, क्योंकि सोडियम क्षार है तो इसको कहेंगे कि यह क्षार अभिक्रिया है और क्लोरीन भी इसमें टूट रहा है, तो कहेंगे कि क्लोरो क्षार अभिक्रिया। तो क्या होगा, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। कभी कभी ऐसे भी आता है क्लोरो एल्कली के ऐसे करके, क्लोरो एल्कल अभिक्रिया कुछ करके ऐसे ऐसे आता है, जो कि इससे पहले के क्वेश्चंस में करा चुके हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए कि कुछ इसी प्रकार से देता है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं, बशर्ते आपको यहाँ यह समझना था कि NaCl है, Na में तो सोडियम को हम क्षारीय कहवे करते हैं और क्लोरीन को हम क्या कहते हैं, क्लोरो कह सकते हैं। तो जब यह विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तो यह क्षारीय क्लोरो, मतलब कि क्लोरो क्षार अभिक्रिया करेगा, क्योंकि क्लोरीन अलग और क्षार अलग हो जाएंगे तो क्लोरो क्षार अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्लोरो क्षार अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्लोरो क्षार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तक कोशिका के अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक के बनाने के लिए पृथक होते हैं। आपको बताना है कि कौन सा उत्तक जो है कोशिका के अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होता है। स्थूल कोण, मृदु उत्तक, विभाज्य उत्तक या दृढ़ उत्तक। मेरे भाई इसको बताना है, और हम हमेशा बताते हैं कि जो पादप उत्तक होता है मेरे भाई, पादप उत्तक का पहला उत्तक तो विभाज्य उत्तक ही उत्तक होता है,
विभाज्य योतक उत्तक ही होता है। और जो विभाज्य योतक क्या करता है, जब विभाज्य योतक, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, विभाज्य योतक जब विभाजन की क्षमता को खो देता है, जब अपने आप में विभाजित नहीं कर पाता है, तो अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है। क्या करता है? अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है। और यह विभाज्य उत्तक आपको 3 प्रकार से देखने को मिलता है: शीर्ष विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक और अंतर्वर्षीय विभाज्य उत्तक। यानी कि एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ये सारे के सारे होते हैं। जब यह विभाजन की क्षमता खो देता है तो अस्थायी उत्तक बनता है। और अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के बनते हैं, एक होते हैं सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा हो जाते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। जो सरल अस्थायी उत्तक हो फिर बढ़ जाते हैं पेर्नेकाइमा, कोलेनेकाइमा और स्क्लेरोनेकाइमा में। और जो जटिल उत्तक होते हैं वे जाइलम और फ्लोएम में बढ़ जाते हैं मेरे भाई। तो यहाँ समझ के क्वेश्चन को आंसर करो, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती हैं। मतलब कि कौन सा उत्तक है जो कि अस्थायी उत्तक बनाने के लिए प्रेरित होता है अलग अलग पे। स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, मृदु उत्तक, ये सारे के सारे जो होते हैं। और क्योंकि यह मृदु उत्तक और दृढ़ उत्तक तो अस्थायी उत्तक का भाग है, क्योंकि यह खुद बनेगा। स्थूल कोण उत्तक, जिसे स्थूल कोण, एक हिंदी नाम है दृढ़ उत्तक के, आता है ना कोलेनेकाइमा, स्क्लेरोनेकाइमा, ये भी अस्थायी उत्तक है, लेकिन किसके विभाजन से होगा? क्योंकि आपका अस्थायी उत्तक बनाना है, यह नहीं पूछ रहा है कि अस्थायी उत्तक कौन सा है, आपको बताना है कि अस्थायी उत्तक कैसे बनेगा। तो जब विभाजन की क्षमता, जो विभाज्य उत्तक होंगे, विभाज्य उत्तक जो होंगे वह अपना क्षमता खो देंगे, तो उसी से, क्योंकि उत्तक के कोशिका अलग अलग प्रकार के जब अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक हो जाते हैं तो बनाते हैं, माने कौन अलग अलग हो जाता है? जब विभाज्य उत्तक अलग अलग प्रकार से होते हैं तो अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर विभाज्य उत्तक होगा। अगला, डीएनए का एक हिस्सा है जो कि प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। आपको बताना है कि वह डीएनए का एक हिस्सा कौन सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान कराता है। गुणसूत्र है, लक्षण है, नाभिक है या वंश है? जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइए कि वह एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान कराता है, तो वे होता है आपके गुणसूत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन के हों, पेरेंट कॉन्डिमेंट हैं, करेक्ट रिसीवर्स के या करेक्टर लिंक के लिए किया गया है। जल्दी से बताइए। सॉरी, पीछे जो पिछला क्वेश्चन है यहाँ पे एक प्रोटीन, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे गुणसूत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का एक हिस्सा बोल रहा है। डीएनए का एक हिस्सा जो प्रोटीन की जानकारी देता है, प्रोटीन की जो जानकारी प्रदान कराता है, जो जानकारी प्रदान कराता है उसको हम जीन बोलते हैं, और जीन को ही हम वंश बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? वंश होने वाला है। तो यहाँ से गलती हो गया था, सॉरी इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो होना चाहिए वंश होगा, यहाँ पे गुणसूत्र नहीं होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा? वंश होगा, क्योंकि आपके प्रोटीन की जानकारी दे रहा है, और प्रोटीन की जानकारी जो देता है आपका कौन देता है? तो वे आपके वंश या जीन देते हैं, इसको लेते हैं। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं, कब लागू होते हैं? जल्दी से बताएंगे कि मेंडल का नियम तभी लागू होता है जब क्या होंगे? जल्दी से बताएंगे। चलिए, मेंडल का नियम तभी लागू होता है जब माता और पिता शुद्ध प्रजनन के होंगे। यानी कि जब, क्योंकि आपको किसी भी चीज को पता लगाना है तो पहले आपको शुद्ध चीज लेना होगा, उसके बाद ही आप लेंगे। तो यह शुद्धता के नियम पर भी थे, तो यह शुद्ध माता पिता के प्रजनन पर लिए थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? हेल्डे ने, डार्विन ने, मेंडल ने, और एक और इसमें ऑप्शंस छूट रहे हैं जो कि बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक है ऑप्शन ए में है, उसका नाम है मरे। क्या मरे? हेल्डे ने, डार्विन ने, मेंडल ने बताइए और मरे ने। किसने सुझाव दिया था
कि जो जीव होते हैं वो सरल अकार्बनिक होते हैं, यानी कि जीवन जो होता है, जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। सरल अकार्बनिक अणुओं से, अकार्बनिक मतलब उसमें कार्बन मौजूद नहीं होता है। या किसने दिया था, मरे ने, हाल्डेन ने, डार्विन ने या मेंडल ने। तो आप तो यहाँ से छांट ही सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन अगर एलिमिनेट करना चाहें तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने शुद्धता के नियम इससे संबंधित है नहीं, ये भी इससे संबंधित है नहीं, क्योंकि यह तो दोनों इससे संबंधित होंगे नहीं, क्योंकि यह आनुवांशिक से विकासवाद से संबंधित है, आनुवंशिकता से संबंधित है। लेकिन जीवन से संबंधित जो अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है वे थे हल्डन साहब। किसने कहा था, हेल्डेन ने कहा था। हेल्डेन ने सुझाव दिया था कि जो जीवन होता है, जीवन सरल अकार्बनिक यानी अजैव अणुओं से मिलकर बना है, जो कि बाद में जाके इसको काटा गया क्योंकि कार्बनिक यौगिक से बना है। व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में सम्मिलित जीव को पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। मतलब कि कौन से समूह है जिसमें विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? क्या कवक में, प्लांटी में, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में? बताइए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। बताइए किसमें जो होता है समूह में पूर्णतः नाभिक नहीं पाया जाता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। बताइए किसमें? जल्दी जल्दी से बताएंगे मेरे भाई, किसमें? और जो भाई लेट से जुड़े हैं वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को पास भी शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। तो फटाफट से इसका आंसर करेंगे। चलिए, तो सबको पता है कि सबसे सूक्ष्मतम और सबसे सरल और सबसे जो प्राचीनतम होते हैं, सबसे सूक्ष्मतम, सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना और सबसे कम विकसित के रूप में जो आता है वे मोनेरा जगत आता है। कौन आता है? मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत के जो होते हैं उनमें नाभिक नहीं पाया जाता है। प्रोटिस्टा में थोड़ा सा विकसित हुआ और इसमें और सारे देखने को मिलता है। प्लांटी मतलब पौधा, और कवक तो आपको पता ही है। अगला, पौधे के बीज के एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। कौन है जो पौधे के खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है? बीजांड, प्रांकुर, बीजपत्र या मूलांकुर। तो बताइए क्या होता है? बीजांड, बीजपत्र, बीजपत्र को ही कोटिलोडेन शायद कहा जाता है, कोटिलेडेन कहा जाता है। और यहाँ पे बीज के खाद्य भंडारण के रूप में कौन करता है? जो बीजपत्र करता है, बीजांड करता है या मूलांकुर करता है? बताइए क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। प्रांकुर तो आपको पता है कि प्रांकुर तना, जब आगे तना को, जब प्रांकुर से तना विकसित होता है, जबकि मूलांकुर से जड़ विकसित होता है। तना से प्रांकुर जबकि मूलांकुर से जड़ विकसित होता है। तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी से फटाफट से बताएंगे। तो सबको पता है, सब लोग आंसर कर ही चुके होंगे। और जो लेट से जुड़े हैं मेरे भाई, पहले जुड़ने का प्रयास करिए ताकि आप भी इससे आनंद ले सके। तो जो आपका खाद्य भंडारण होता है, जो खाद्य भंडारण होता है बीज के लिए, वे आपके बीजपत्र या कोटिलोडेन जिसे कहा था उसमें होता है। अगला, बीजांड से हमें बीज की प्राप्ति होती है, जबकि अंडाशय से हमें फल की प्राप्ति होती है। जो अंडाशय से फल विकसित होता है उसको हम सत्य फल कहते हैं, यानी ट्रुथ फल कहते हैं। क्या? जो अंडाशय से विकसित होता है उसको सत्य फल या सत्य फल कहते हैं, ट्रुथ फल कहते हैं। जो अंडाशय के अलावा कहीं और से विकसित होता है उसको हम असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं, या इसी को हम बीज रहित फल या इसी को पार्थोनेस फल भी कहते हैं, इत्यादि याद रखिएगा। अगला, पौधे का कौन सा हिस्सा रनर घास के अलैंगिक रूप में प्रजनन करने के लिए विस्कृत है? बताइए कि कौन सा हिस्सा जो है, कौन सा हिस्सा ठीक है, घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विस्कृत है? फूल, तना, जड़ और पत्ते। रनर में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए जो रनर घास होता है, फूल, तना, जड़ या पत्ते। तो बात कहा जाए कि कौन सा हिस्सा रनर घास के लिए अलैंगिक प्रजनन के लिए विशेषकृत है,
तो जो ये रनर घास होता है, जो घास होता है मेरे भाई, रनर घास के लिए जो अलैंगिक प्रजनन किया जाता है वे आपके तना से किया जाता है। किसे किया जाता है? तना से। पत्ता से तो आपको पता है ब्रायोफाइलम होता है, जो ब्रायोफाइलम होता है वे आपके पत्ते से किया जाता है। तो रनर घास आपसे पूछे किससे, तो तना से एक अलैंगिक विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये थे आज आपके क्या, ये थे आज आपके साइंस के क्वेश्चन। तो फटाफट से सभी लोग कमेंट में अपना स्कोर शेयर करेंगे और थोड़ा सा सुन लेंगे। जो पहली बार जुड़े हैं वो मेरे भाई बता दें कि हम लोग का क्लास ये 9 बजे से स्टार्ट होता है, जिसमें कि साइंस का और करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस होता है। तो साइंस के हम लोग कर लेते हैं पहले पार्ट्स में, उसके बाद करंट में करते हैं। इससे पहले 40 वीडियो हो चुके हैं और मेरे भाई मेरे दोस्त आपको बताएं कि इस 40 वीडियो में आपके सारे के सारे ग्रुप डी से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको दिए गए हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर जाके चेक करें और प्लेलिस्ट में जो आप एक बार देख भी चुके होंगे तो उसको और 3 बार देख लीजिए। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन से छुटकारा मिल जाएगी, क्योंकि यह क्वेश्चन अब आपके हो जाएंगे। तो कम से कम एक देखे हुए वीडियो को कम से कम आप 3 बार जरूर से जरूर देखें, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीने का समय है और 1 महीने में आप इसको देख सकते हैं बढ़िया से। अगर एक क्लास को अभी जो रेगुलर लाइव क्लास होता है, जो प्रीमियर क्लास होता है उसको देख लीजिए और एक पुराना जो वीडियो है इसी में का उसको देख लीजिए। आपका लगभग 100 क्वेश्चंस का तो पहले क्लियर हो जाएगा और 50 क्वेश्चंस पे आपका बहुत बढ़िया से पकड़ हो जाएगा। तो मेरे भाई जो 40 वीडियो है, आपसे निवेदन है, आपसे हथजोड़िया है, जो सच में ग्रुप डी का जॉब लेना चाहते हैं उसको आप 2 से 3 बार, ऐसा नहीं कि जो आज ही वीडियो देखे हैं इसी को 2 से 3 बार नहीं देखना है। आज ही वाले वीडियो को, जो पुराना वीडियो है जो एक बार आप देख चुके हैं उसको आप एक बार देखिए। तो देखिए आपका क्रम क्या होना चाहिए वीडियो को देखने का, हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स को करवाएंगे। तो जो आज आप वीडियो देखे हैं, जो आज आप वीडियो को अभी देख रहे हैं, इस वीडियो को आप 7वें दिन पर देखिएगा, फिर 7वां दिन पर। उसके बाद इस वीडियो को आप 15वां दिन पर देखिएगा और एक बार लास्ट में 30वां दिन पर देखिएगा। आज जिस स्पीड से देख रहे हैं अगला 7वां दिन भी इसी स्पीड के साथ आपको देखना होगा। 15वां दिन आप थोड़ा सा स्पीड, आपका स्पीड का ऑप्शन होता ही है, स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं और 30वां दिन थोड़ा और स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो आपको एक वीडियो को कम से कम 4 बार, एक तो प्रीमियर क्लास में और 3 अलग बार 7, 15 और 30 के रेशियो से देखना होगा, जिससे कि आपका यह क्वेश्चन हो जाए। मेरे भाई हम आपको बताते हैं कि अगर आप इस काम को अगर 3 बार खाली वीडियो को देख लेते हैं तो आपका साइंस बेनिफिट रूप से फायदा होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जो पिछले जो क्वेश्चंस हैं उसको अगले क्लास में नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस अभी आपको कराना है जो कि आपने देखा नहीं है। आज जिस क्वेश्चंस को हमने करा दिया है ऑलरेडी वो तो वीडियो में हो चुका ही है, तो फिर उसको आप देख लीजिए और जो नया क्वेश्चंस बचा है उसको करा दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है मेरे भाई कि प्लेलिस्ट में जाकर मेरे भाई जितने दोस्त हैं जिनको कि सच में जॉब लेना है, जिसको सच में साइंस बढ़िया करना है और करंट बढ़िया करना है, तो उसको जाकर आप ज़रूर से ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी क्वेश्चंस का पकड़ हो। उसी प्रकार करंट अफेयर्स में भी लगभग आपके 1000 क्वेश्चंस हो चुके होंगे, मतलब कि 700 से 800 क्वेश्चन तो आपके हो चुके होंगे ऐसे ही, और डिस्कशंस उसका अलावा है, तो आप उसको भी जरूर देखें। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, बताइए हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तफरीक आलम को, सुरेश एन पटेल को, अनिल भारद्वाज को, अशोक मेहता को। फटाफट से बताएंगे। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग जिसे सीबीसी भी कहा जाता है, बताइए जल्दी से बताएंगे। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के कौन बन गए हैं? केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त जो बन गए हैं कौन है? चलिए, तो सबको पता है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बन गए हैं? सुरेश एन पटेल बन गए हैं। कौन बन गए हैं? सुरेश एन पटेल जो हैं आपके बन गए हैं। सीबीसी जिसे कहा जाता है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। अगला, टर्न ए ब्लाइंड आई के लेखक कौन है? टर्न ए जो ब्लाइंड के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, प्रियंका चोपड़ा, जेफरी आर्चर या सेरेना विलियम्स? बताइए कौन सा है? तो जल्दी से बताइए। टर्न ए बिहाइंड आई के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, प्रियंका चोपड़ा, जेफरी आर्चर या सेरेना विलियम्स? चलिए, तो टर्न ए ब्लाइंड आई के लेखक जो हैं आपके जेफरी आर्चर है। कौन है? जेफरी आर्चर। टर्न एंड ब्लाइंड के लेखक कौन है?
जेफरी आर्चर। अगला, हाल ही में कौन सा भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं? तो सबको पता है कि कौन बन गई हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना में कौन बन गई हैं? हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर कौन बन गई हैं? यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत है, आपको भी लग रहा होगा, या कुछ अलग वो क्वेश्चन है। चलिए भाई बताइए कि वायुसेना में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? और वह जो क्वेश्चन आपका होता है, जो वो क्वेश्चन होता है कि सबसे कम उम्र की महिला पायलट, जो महिला पायलट कहेगा ना, सबसे कम उम्र की जो महिला पायलट होगी, यह भारतीय वायुसेना में शामिल होने जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? जम्मू कश्मीर की हैं जो महिला पायलट हैं। तो पहला अगर महिला पायलट कहेगा तो ये हो गई हैं आपके आसमा अशरफ, मतलब कि आसमा असफारुद्दीन जो हैं, यह जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट हैं, महिला फाइटर पायलट हैं। और सबसे कम उम्र के कहता है तो सबसे कम उम्र की महिला फाइटर आयशा अजीज़ हैं, जो कि 25 वर्ष की आयु की ही हैं, ये भी जम्मू एंड कश्मीर से ही हैं। तो याद रखिएगा, सबसे कम उम्र का पूछेगा तो महिला पायलट आयशा अजीज़, और जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी हैं? तो आसमा असफरुद्दीन, याद रखिएगा। बताइए जल्दी से कि पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया है? यानी कि पुलित्जर पुरस्कार 2021 में किस भारतीय मूल की किस महिला को? किरण गौतम को, प्रियंका चौधरी को, अश्विनी को, या मेघा राजगोपालन को? बताइए, किरण गौतम, प्रियंका चौधरी, अश्विनी घोष या मेघा राजगोपालन को किसको मिला है पुलित्जर पुरस्कार? यानी पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, किसको मिला है? प्रियंका को, अश्विनी या मेघा को? जल्दी बताइए। तो जो पुलित्जर पुरस्कार 2021 मिला है वह मिला है मेघा राजगोपालन को। किसको मिला है? मेघा राजगोपालन को मिला है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? यह मंगोलिया के सर्वोच्च सम्मान है, मंगोलिया के सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ क्या? ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया? आर.के. संभरवाला को, आर.के. कौशिक को, दीपक मिश्रा को या नतीन राकेश को? किसको मिला है? आर.के. सांभरवाला को, आर कौशिक को, दीपक मिश्रा को या नतीन राकेश को? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताइए। चलिए, इसका आंसर की अगर बात कहा जाए भाई, जल्दी से करो सभी लोग। तो जो आर.के. सांभरवाला है, क्या है? जो आर.के. सांभरवाला हैं उनको ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। मंगोलिया के सर्वोच्च सम्मान द पोलर स्टार ऑफ से किसे सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से, तो यह आर.के. सांभरवाला को। अगला, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाला पहले भारतीय कौन बन गए हैं? यानी संयुक्त अरब अमीरात में जो गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय, मतलब कि इनको गोल्डन वीजा मिला है। गोल्डन वीजा पाने वाले पहले रणवीर सिंह को, संजय दत्त को, रणवीर कपूर को, अक्षय कुमार को, किनको मिला है गोल्डन वीजा? गोल्डन वीजा पाने वाले संयुक्त अरब अमीरात के कौन बन गए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के गोल्डन वीजा पाने वाले जो बन गए हैं वे आपके संजय दत्त बन गए हैं। कौन बन गए हैं? संजय दत्त। अगला, हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? इनका नाम है बशर अल असद। बशर अल असद चौथी बार बन गए हैं राष्ट्रपति। लेबनान के, सीरिया के, जॉर्डन के या इराक के? लेबनान, सीरिया, जल्दी बताइएगा। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन या इराक के? बताइए। बशर अल
चलिए, तो बशर अल असद यह सीरिया के हैं। कहाँ के हैं? बशर अल असद सीरिया के हैं। अगला, हाल ही में किस पड़ोसी देश के शहर अड्डा में भारत का पहला वाणिज्य, मतलब कि पड़ोसी देशों के शहर अड्डा में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है? श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में या मालदीव में? बताइए कहाँ पर, किस शहर में? जल्दी से बताएंगे। चलिए, तो यह आपके मालदीव में, तो याद रखिएगा किस शहर में? अड्डड में खोला गया है दूतावास, तो यहाँ पे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वे क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे, पर्यावरणविद थे, गणितज्ञ थे या वैज्ञानिक थे? सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? पर्यावरणविद थे, गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे या अर्थशास्त्री थे? जल्दी से बताएंगे क्या थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो जो सुंदरलाल बहुगुणा है, इनका संबंध किससे था? तो यह हाल ही में निधन हो गया है। यह क्या थे? एक पर्यावरणविद थे। तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, चिपको आंदोलन का, याद है आपको? जो चिपको आंदोलन थे, चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद थे, इनकी हाल ही में निधन हो गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने का घोषणा किया है? मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए कौन सा राज्य घोषणा किया है? उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या कौन सा? बताइए। मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित, यानी कौन सा राज्य है जो देने की घोषणा किया है? तो ये है आपके उड़ीसा सरकार के द्वारा, यानी उड़ीसा सरकार के द्वारा अब मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार दिया जाएगा। उड़ीसा के द्वारा मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक। अगला, हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फार्मूला का समझौता किया गया है? मतलब कि वाटर फॉर वाटर का फार्मूला किसके साथ? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के, कर्नाटक महाराष्ट्र या कर्नाटक गोवा? वाटर फॉर वाटर फार्मूला। तो वाटर फार्मूला कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। तो वाटर फॉर वाटर का ही तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का एक फार्मूला है जो कि किया गया है। हाल ही में सामिया सलूहा हुसैन किस देश की पहली महिला राष्ट्र, मतलब कि इनका नाम है सामिया सुलूहू जो हैं किस देश के महिला, यानी कि पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तंजानिया के, रवांडा के, कीनिया के या चाड के? कौन? सामिया सुलूहू महिला राष्ट्रपति कहाँ की बनी है? तंजानिया, रवांडा या कीनिया के? जल्दी से बताएंगे। तो जो सामी सलूही है वह आपके तंजानिया के बन गए। कहाँ के बन गए? तंजानिया के। अगला, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? भारत को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सीएन राव को, रोमिला थापर को, गोपीचंद नारंग को या अमर्त्य सेन को? एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताएंगे किन्हें सम्मानित किया गया है? एनी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? क्योंकि एनी अवार्ड में 21 में नहीं मिला होगा तो 20 का तो पूछेगा ही पूछेगा। तो जो सीएन राव हैं, सीएन राव को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला, जून 2021 में ISSF विश्व कप 25 मीटर पिस्टल के स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? मनु भाकर, हिना सिंधु, राही स्वर्णवत या अपूर्वी चंदेला? आपको बताना ये सारे के सारे जो हैं आपके शूटिंग से संबंधित हैं, लेकिन यह 25 मीटर के स्पर्धा में जो ISSF हुआ,
इंटरनेशनल शूटिंग ऐसे कुछ का क्या है जो कि भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। इसमें कौन? मनु भाकर लाए थे, हिना सिंधु, राही सरनोबत या अपूर्वी चंदेला, जो कि जून 2021 में हुआ था। चलिए, तो जो राही सरनोबत थे, राही सरनोबत ने जो ISSF में स्वर्ण पदक लाए थे, स्वर्ण पदक लाए थे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या था? एक कनेक्टिंग दी वर्ल्ड विथ डेट वी कैन ट्रस्ट, सतत विकास लक्ष्य 1, सतत विकास लक्ष्य 2 या इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन। बताइए क्या होगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का थीम क्या था? सतत विकास लक्ष्य 1, सतत विकास लक्ष्य 2 या इन दोनों में से क्या होगा? जल्दी से बताइए। इस बार का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इस वर्ष जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का जो थीम था 2021 में, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर शायद मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये आपके सतत विकास लक्ष्य था। इस वर्ष का थीम क्या था? सतत विकास लक्ष्य था। अगला, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के नया प्रधान किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताएंगे कि जो हाल ही में सूचना ब्यूरो PI जो B है के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? महानिदेशक, प्रधान कौन बने हैं? तो जो हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नया प्रधान कौन बने हैं? तो जल्दी से बताइए। ये बने हैं आपके जयदीप भटनागर। कौन है? जयदीप भटनागर को PIB के नया प्रधान बनाया गया। अगला, CBI के विशेष निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? CBI के बताना है कि CBI के विशेष निदेशक अरुण कुमार सिंह, अजय सिंह, सुरेश पटेल, प्रवीण सिन्हा। CBI के, तो CBI के विशेष निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो CBI के विशेष निदेशक किसे चुना गया है? तो पता होना चाहिए कि यह विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा बने हैं। कौन बने हैं? CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा। अगला, ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड में, UAE में, भारत में या ऑस्ट्रेलिया में? ICC T20 वर्ल्ड कप कहाँ किया जाएगा? तो सबको पता है, जल्दी से करेंगे इसका कहाँ किया जाएगा। तो ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जल्दी से आप लोग करिए। और सभी लोग जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक देंगे कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो कैसा नहीं लगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके जाइएगा। जो लास्ट तक जुड़े हैं लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो के साथ जुड़ जाए। तो ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका UAE में। तो यह कहाँ किया जाएगा? UAE में किया जाएगा। तो ये क्या थे? आज आपके लास्ट क्वेश्चन थे। तो आज आपके लास्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल रात्रि 9 बजे फिर GK GS के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।